में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। काहना के इलाके में रिहायशी इमारत में कायम ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। 8 बच्चे जख्मी हैं। इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 22 बच्चे और टीचर मौजूद थीं। हादसे के बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और फिर मलबे से बच्चों की लाशें निकालने के बाद रात 7:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू पंजाब के तर्जुमान ने बताया कि रेस्क्यू टीम को वाक़े की इत्तला शाम 4:45 पर मिली थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 बच्चों की अमवात की तस्दीक हो चुकी है। ये एक मंजिला इमारत थी। इमारत में एक छोटा सा कमरा था। छत पर मजदूर होने और ज़्यादा वज़न पड़ने से पूरी छत नीचे आ गिरी। फैसल कामरान ने मजीद कहा कि 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और तहकीकात जारी है। 8 बच्चे, एक टीचर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं जो ज़ख्मी हैं। उसके अलावा 14 बच्चों की जो डेथ है वो कंफर्म हुई। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। आपके सामने छोटा सा कमरा है। उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो TR वाली, तो उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की। बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई। उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे। मजदूर ज़्यादा हो गए। उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा वेट और ब्रेथ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है। सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें। जी न्यूज़ के एंकर मुबशिर हाशमी ने जब वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी से हुकूमती जिम्मेदारी का सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पंजाब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ये एक ट्यूशन सेंटर नहीं है, इस तरह के हजारों या शायद लाखों ट्यूशन सेंटर्स हों पंजाब में या पाकिस्तान में। तो इस तरह के लिए यानी किसी हम सानहे का क्यों इंतजार करते हैं? जी मैं तो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ अगर इससे जो है वो मसला हल होता हो। एक घर है जो किसी की निजी मलकियत है, उस निजी मलकियत के अंदर हुकूमत क्या कर सकती है, मुझे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं फिर भी बड़ी जिम्मा नहीं कह रही और हम बिल्कुल जवाबदेह हैं, हर चीज की जवाबदेह हैं। जो भी तकलीफ हुई है हम उसके जवाबदेह हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर मियां आबिद से जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। साथ ही अस्पताल में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मियां आबिद, इस वक्त आप जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और क्या दुरुस्त है कि काम हो रहा था, नीचे बच्चे मौजूद थे और जिसकी वजह से छत गिर गई, मजदूरों की तादाद ज़्यादा हो गई थी? नहीं शायद मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि मैंने खुद जाए वकुआ को देखा है। ये एक कमरे का घर था 3 मरले का और इसमें जो सीधा उसमें छत डाली गई थी ये TR गार्डर और वो गार्डर भी स्क्रैप से खरीदा हुआ था। तो जो तामीराती काम के मुतालिक कहा जा रहा है वो ये था कि बारिशों में इसकी जो मट्टी ऊपर डाली गई थी TR गार्डर के ऊपर वो खत्म हो चुकी थी। तो वो मट्टी डालने के लिए 3 से 4 लोग जो है वो उसको देख रहे थे। उस समय एक मिस्त्री था, यानी तामीराती काम अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी मट्टी डालनी थी। वो सब देखने के लिए वहां गए तो वो सीधा गार्डर जो था वो टेढ़ा हो गया और वो टूट गया। तो उसके जो नीचे बच्चे बैठे हुए थे वो 22 के करीब बच्चे थे और एक खातून जो नीला नाम की टीचर थी वो उनको 200 रुपए माहवार पे जो है वो ट्यूशन पढ़ाती थी। तो वहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब चूंकि मैं वहां पे मौजूद हूं तो वहां पे देखा जा सकता है कि ये 3 मयतें जो बच्चों की वहां पे लाई गई हैं, वहां पे कोहराम सा मचा हुआ है। हर आंख अशकबार है, उनके घर वालों की आंखें और चीखें सुनकर दिल दहल जाता है। इस वक्त जो बाकी महकमे हैं जैसे रेस्क्यू है वो तो अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके तकरीबन जा चुका है। पुलिस की नफरी वहां पे मौजूद है, पुलिस वाले वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में है। निजी जो तंजीमें हैं काविश करने वाली वो भी वहां पे मौजूद हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो महकमे हैं वो आए हैं और वो इन्वेस्टिगेट करके जी वो कैसे हुआ है, क्या किया है, चले गए हैं। जो वुज़रा वगैरह हैं उन्होंने हॉस्पिटल को तो विजिट किया है लेकिन जाए वकुआ पे कोई नहीं आया। अब वज़ीर आला को ये रिपोर्ट दी जाएगी कि इसका मसला सिर्फ और गुर्बत था क्योंकि उस शख्स के पास इतने पैसे होते तो शायद वो लेंटर डाल लेता। गार्डर और TR से सीधा मकान बनाया और उसके ऊपर ये हादसा पेश आ गया। मियां आबिद, कितनी मखदूश इमारतें ऐसी मौजूद हैं कि जो इस इलाके में जहां आप मौजूद हैं, जहां पर यही सूरत हाल है? जी ये ना सारा इलाका इसी किस्म का है। ये लाहौर से आप जाते हैं तो तकरीबन ये आता तो लाहौर में ही है कि 20 किलोमीटर के फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है कचवाना रोड है कान्हा के इलाके में, वहां से 2 किलोमीटर अंदर जाकर ये आबादी है। ये आबादी ऐसे लगती है जैसे किसी वो छोटा मोटा कोई कस्बा नहीं होता,
तो ज्यादातर घर जो है वो पक्के भी हैं, लेकिन पक्के इतने हैं कि वो नुकसान ना हो, लेकिन जो दूसरे घर हैं वो भी बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद हैं कि जिनके ऊपर गारे और टीयर गार्डर से जो बुसीदा इमारतें हैं कि बस लोग अपना जो आशियाना बना के बैठे हैं कि सर छुपा कर बैठे हैं। तो जिसके पास जितने पैसे थे उसने घर बनाया। तो इसमें ऐसे हादसात और भी पेश आ सकते हैं क्योंकि ऐसी बेशुमार आबादियां लाहौर और लाहौर के गिरदनवा में मौजूद हैं जहां पे इस तरह की इमारतें मौजूद हैं। और उम्र फरवा आप बताइएगा, एक तो किस उम्र के बच्चे हैं, और क्योंकि आप अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल के अंदर जो पहले बच्चे 14 लाए गए जिनकी डेथ मौके पे ही हो गई थी, उनकी लाशें यहाँ पे लाई गई और कुछ देर के बाद जैसे ही वालिदैन को पता चला कि उनके लगते जिगर जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, वो फौरी यहाँ पे पहुँचे हैं और लाशें लेकर जा चुके हैं। इस वक्त जो है सिर्फ 2 ज़ख्मी बच्चियाँ जो कि बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद है जिनकी हालत बेहतर है, और उन बच्चियों से भी हमारी बात हुई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बच्चा है जो कि तकरीबन 7 से 8 साल बताया जा रहा है जिसकी उम्र, उसके सर पे चोट आई थी, उसे अब से कुछ देर पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उस बच्चे की हालत जो है वो पहले से बेहतर है। और जो बच्चियां जहां पे ज़ख्मी थी उनसे इस हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने ये खुद बताया है कि वो ट्यूशन सेंटर में डेली जाया करते थे, वहाँ पे काफ़ी बच्चे पढ़ रहे थे, और जब वो पढ़ रहे थे तो उसी दौरान में जब मज़दूरों ने उस छत के ऊपर मट्टी डाली है तो एकदम छत जो है वो उनके ऊपर आ गिरी है, और उनको वहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहे थे और लोग जो थे, सबसे पहले उन लोगों ने आकर उन ज़ख्मी बच्चों को, या जो बच्चे मर चुके थे, 14 जो बच्चे मरे हैं, उनकी लाशें बाहर निकाली हैं। तो ये तफसीर जो है ये तो बच्चे बता रहे हैं, लेकिन अब वो घर जो जहाँ पे दोपहर तक वो उन बच्चों के कहके और उनके मजाक, उनकी शरारतें गूंजती थी, अब वहाँ पे उनके अपनों की रोने की और सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये 14 बच्चों का एक टाइम पर मर जाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये खातून टीचर भी ज़ख्मी हुई जो उन बच्चों को पढ़ाती थी, जो 28 साल की है, अनीला उसका नाम है, और वो इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, वो भी मामूली ज़ख्मी हुई है। और यही अनीला खातून टीचर जो है ये उसी का घर है जहां उसने ये ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था, उस एक कमरे के अंदर ये उसी मोहल्ले के, उसी गली के बच्चों को पढ़ाती थी, और ज़्यादातर बच्चे बहन भाई थे जो कि वहाँ पर आके डेली उस खातून से पढ़ा करते थे। अभी तक जो इब्तदाई तौर पर ये मालूमात मिली है, जो अनीला टीचर है उसकी अपनी बेटी भी उन बच्चों में शामिल थी और उस बच्ची का चेहरा भी ज़ख्मी हुआ है। मज़ीद इस हवाले से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी जो वज़ीर हैं सेहत वज़ार, वो दोनों यहाँ पर आए हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी और सलमान रफ़ीक भी। तो इस हवाले से जब मज़ीद तफसीलात उनसे भी मांगी गई हैं तो उन्होंने यही कहा है कि वज़ीर आला की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी की जब रिपोर्ट होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिल वक्त तो खातून जो है, जो कि जिसका घर था और जो पढ़ाती भी थी, वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ज़ेरे इलाज है। अभी इस हवाले से उसके कोई बयान जो है वो सामने नहीं आ सका। अभी सिर्फ 2 बच्चियां हैं जिन्हें कुछ देर के बाद जो है यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, वो अपने घरों को लौट जाएगी, जिनके पाँव पे, एक बच्ची के पाँव पे मामूली ज़ख्मी हुई है, चोट आई है, और एक बच्ची के चेहरे के ऊपर चोट आई है। तो ये तफसीलात है, 14 बच्चों की लाशें बहुत शुक्रिया तफसीलात। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 14 बच्चों की जान चली गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरान के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गए हैं, जिसकी तस्दीक खुद कतरी हुक्काम ने भी कर दी है। ताहम उनका कहना है कि अमरीकी नुमाइंदों का ईरान से कोई बराह रास्त रब्ता नहीं होगा, और ईरान ने भी कहा है कि उनका दोहा में किसी भी सतह पर अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। ताहम ईरानी हुकाम ने दोहा में कल होने वाली बातचीत से इनकार भी नहीं किया। इस सारी सूरत हाल में कल सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि दोहा में ईरान की दरख्वास्त पर एक मीटिंग होगी, जबकि इसके बाद फिर व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली ये मीटिंग शायद अहम साबित हो और शायद ना हो, इसका पता हमें जल्द ही चल जाएगा। Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. जबकि कल रात को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बाहमी अंडरस्टैंडिंग एक 2 तरफा अमल है। अगर अमरीकी फरीक मुआहदे की पाबंदी करेगा तो हम भी अपने वादे पूरे करेंगे। गैर माकूल धमकियों और बेबुनियाद खौफ फैलाने के जवाब में हमारा तरीक़ा यह है कि फ़ैसले अक्ल व दानिश और इंसानी वक़ार को सामने रख कर किए जाएँ, और जब अमल का वक्त आए
तो पूरी मजबूती और बेखौफी के साथ अपना दिफा किया जाए। इस सारी सूरत हाल में आज कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अमरीकी नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोहा में मौजूद हैं, लेकिन वो ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। कतरी तर्जुमान के मुताबिक दोनों अमरीकी नुमाइंदे सालिसों से मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त पर बात करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के मुंजमद किए गए $6 अरब के असासे अभी तक ईरान को मुंतकिल नहीं किए गए हैं और ये मामला अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त से बराह रास्त मुंसलिक है। जबकि कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका और ईरान के दरमियान फायरिंग के तबादले को रोकने और कशीदगी कम करने के लिए कायम हॉटलाइन इस्तेमाल की गई थी। माजिद अंसारी ने मजीद कहा कि कतर ओमान के साथ मिलकर इस अहम आबी गुजरगाह से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए राब्ता कर रहा है और कतर के नज़दीक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत इंतहाई अहम है। साथ ही आज ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ईरान का आइंदा चंद दिनों में किसी भी सतह पर अमरीकी हुक्काम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है और कल मुमकिना तौर पर दोहा में जो बातचीत होगी वो मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद से मुताल्लिक होगी, जिसमें कतर के साथ ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुताल्लिक शिक भी शामिल है। इसके अलावा इस्माइल बकाई ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में माइंस की सफाई से मुताल्लिक कहा कि इस मामले में किसी बैरूनी मुदाखलत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्माइल बकाई के मुताबिक किसी भी किस्म की मुदाखलत नेक नियति पर मबनी नहीं होगी, बल्कि इससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में माइंस की सफाई का मामला मुफाहमती याददाश्त में शामिल है, इसलिए इस मामले में खित्ते में किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि दोहा में हालिया मुज़ाकरात आला सतह के नहीं बल्कि तकनीकी सतह के हैं। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने लिखा है कि अमरीका और ईरान के वफूद दोहा पहुँच रहे हैं ताकि मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के हवाले से तकनीकी मुज़ाकरात किए जा सकें, लेकिन ये मुज़ाकरात इस माह के आगाज़ में स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात से मुख्तलिफ हैं, जहां ईरान और अमरीका के आला सतह के वफूद ने बराह रास्त मुलाकात की थी। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने की थी, जबकि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात निस्बतन निचली सतह के होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ करेंगे, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी करेंगे, लेकिन दोनों वफूद आमने सामने मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि मुज़ाकरात कतरी हुक्काम की सालिसी के ज़रिए होंगे। अहम बात यह है कि हालिया तकनीकी मुज़ाकरात में ईरान के कतर में मौजूद $6 अरब के मुंजमद असासों की बहाली और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली जैसे मामला पर मुमकिना तौर पर बातचीत होगी। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमरीका और ईरान के दरमियान झड़पों के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त में दोबारा बेहतरी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त पीर से दोबारा बढ़ गई है, जबकि इससे पहले हफ्ते के आखिर में ईरान और अमरीका के दरमियान हमलों में शिद्दत की वजह से ट्रैफिक कम हो गया था। समंदरी नकलो हमल पर नज़र रखने वाली कंपनी केपलर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पीर को 40 बहरी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे, जबकि एक दिन पहले ये तादाद 24 थी और इससे पहले हफ्ते के दिन 39 जहाज़ गुजरे थे, जबकि इससे पहले 24 जून को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद 76 हो गई, जो 1 मार्च को ईरान की जानिब से इस अहम आबी रास्ते को बंद करने के बाद सबसे ज़्यादा तादाद थी। पीर को गुजरने वाले बहरी जहाज़ तकरीबन बराबर तादाद में दोनों रास्तों पर तकसीम थे। ओमान वाला रास्ता ज़्यादातर मगरिब जाने वाले जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान वाला रास्ता ज़्यादातर मशरिक़ से मगरिब जाने वाले जहाज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ। इस सारी सूरत हाल में दोहा में होने वाली मुज़ाकरात की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद। एजाज़, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है दोनों अब कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि हम आमने सामने नहीं मिलेंगे, मगर अब मुज़ाकरात भी उस आला सतह के नहीं हैं जो पहले हुए। आप ईरानी ज़राए से भी पाकिस्तानी ज़राए से भी पहले खबर देते रहे, इस वक्त क्या इतलात हैं? देखिए शाहजेब, ये टेक्निकल नोयत के मुज़ाकरात हैं जिसमें ईरानी वफद भी है, जिसमें अमरीकी वफद भी है और पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी दोहा में मौजूद होंगे, जिनसे ये अलग अलग मुलाकातें करेंगे। ईरान ऐलान कर चुका है कि वो अमरीका से अलग से मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं जो समझने की है। एक बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ नोयत के मुज़ाकरात होंगे। मिसाल के तौर पर अगर IAEA उस सूरत में आ जाएगी, अगर न्यूक्लियर के मुज़ाकरात होते हैं तो फिर IAEA भी आएगी। अगर सैंक्शन से मुतल्लिक जो मायदा मौजूद है उसके ऊपर बातचीत जब होगी तो उसमें ट्रेजरी, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट और जो ईरान का महकमा खजाना है उसके लोग भी आएंगे।
और बाज ऐसे नुकात होंगे जिनके ऊपर जो दोनों फरीक यानी कि दोनों मेजबान जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान और कतर, वो लाजमी नहीं कि वो दोनों मेजबान भी एट द सेम टाइम वहां पर मौजूद हों, क्योंकि जो रूल्स ऑफ द गेम है वो तय हो गई हुई है कि मुज़ाकरात होने हैं। उन मुज़ाकरात पर अमल दरामद का तरीकाकार तय होना है और उनकी टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो तय होनी है। तो इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान के मुतल्लिका हुकाम ही नहीं होंगे, दीगर लोग भी मौजूद होंगे और चीजें काफी जिसे कहें ना कि फ्लूइड हैं। अभी ये एक मीटिंग नहीं होगी, 60 दिन का चूंकि आपको पता है वक्फा है, उस दौरान ये टेक्निकल नोयत की जो पहली सिटिंग है वो हो रही है। तो कोई ये की जा रही है कि आगे भी सिटिंग होंगी और इन जो सिटिंग्स हैं उनमें पाकिस्तान और कतर मेजबानी के काम करेंगे और सालसी का काम करेंगे। मतलब और सदर ट्रंप धमकियां तो देते रहते हैं, मगर अब ईरानी सदर ने भी ये बात की कि अगर आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं और जो आपने बातें की हैं वो पूरी करेंगे तो हम भी अपनी बातें पूरी करेंगे। धमकियों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मामले का हल नहीं है। नाउ पाकिस्तान में जो ज़राए हैं और ईरान में भी वो अब इस बात पर कंफर्टेबल है कि धमकियां कितनी भी देते रहे ट्रंप, जितना बेताबी से वो चाहते थे कि ये इन मुज़ाकरात का नतीजा निकल आए तो और जंग ख़त्म हो जाए, इम्कान है नहीं अब इस बात का कि दोबारा जंग शुरू होगी। जी, इस बात का इम्कान तो नहीं है कि फुल फ्लैज दोबारा जंग शुरू हो, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बहुत ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं। आज भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 3 अहम फैसले दिए हैं और एक बड़ा अहम फैसला है जो उनकी हुकूमत के खिलाफ आया है। और जब भी वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर को पोस्ट करते हैं, तो उसके आखिर में वो एक लाइन ईरान के बारे में लिख देते हैं। तो अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका थ्रू आउट 28 फरवरी से ऑनवर्ड और फिर जब 8 अप्रैल को सीज फायर भी हो गया, उस तक एक कंसिस्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, तरीकाकार रहा है, पैटर्न रहा है कि वो धमकियां देते रहे। और फिर एमओयू भी साइन हुआ तो तब भी वो धमकियां देते रहे। एमओयू से पहले साइन होने से पहले भी मुतअद्दिद बार चीजें जब करीब थी तो वो धमकियां देते थे, तो चीजें पीछे हट जाती थी, तो वो धमकियां देते रहेंगे। लेकिन एक बात अहम है कि छोटी मोटी वायलेशन होती रहेगी। आपने देखा कि पहले भी वायलेशंस हुई, अभी 2-3 रोज पहले भी आपने देखा कि वायलेशंस हुई हैं। वो वायलेशंस होती रहेंगी, लेकिन फुल फ्लैज जंग होने का खतरा बहुत कम है। बहुत शुक्रिया सैयद। तफसीलात प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरें उनकी तफसीलात आपको शामिल रखेंगे एक ब्रेक के बाद। 7 महीने हो गए अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। इमरान खान के वकला और पार्टी रहनुमाओं को भी उन तक रसाई नहीं दी जा रही है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अहले खाना का कहना है कि इमरान खान को जेल में कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उन्हें कैदियों के बुनियादी हुकूक तक नहीं दिए जा रहे हैं। इसी तरह इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी पीटीआई और उनकी फैमिली का दावा है कि इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल में कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। ताहम इमरान खान के बरक्स बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकातें करवाई गई और आज भी करवाई गई। इस मामले पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया और रिमार्क दिए कि अगर दरख्वास्तें काबिल समाअत करार पाईं तो जेल हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त इमरान खान की बहन अलीमा खान और बुशरा बीबी की बेटी ने दायर की थी, जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ जई के मुताबिक समाअत के आगाज़ में ख्वास गुजार के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कई माह से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जो न सिर्फ जेल कवानीन बल्कि बैनुल अक़वामी उसूलों बिलखुसूस नेल्सन मंडेला रूल्स के भी मुनाफी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा केस सामने आया है कि जहां किसी खातून को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी के केसेस रूटीन के केसेस हैं, उन पर कोई हसास केस भी नहीं है। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी से गुज़िश्ता 7 माह से मुलाकात ही नहीं कराई गई, जबकि अदालती हुक्म पर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई तो पता चला कि उन्हें रोज़ाना तकरीबन 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। इमरान खान की उम्र 74 बरस है, उनकी एक आंख की बीनाई मुतासिर हो चुकी है और दोनों मियाँ बीवी की आंखों की सर्जरी भी हो चुकी है। इसके बावजूद उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। 7 माह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये बहुत अलार्मिंग बात है। उन्हें ना कोई अखबार दिया जा रहा है और ना ही टीवी की सहूलत दी जा रही है। इसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर ने कैद तन्हाई से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सवालात उठाते हुए कहा कि अब ये मामला अहम हो गया है।
मैं इस पर दलाइल देना चाहूँगा। दरख्वास्तें काबिल समात होने से मुताल्लिक़ अदालत की मुआवनत करूँगा। ये केस कैदियों की बेटी और बहन ने दायर किया है। अलीमा खान और मुबशरा खबरमानी का मुतासरा फरीक नहीं बनती, लिहाजा उनकी दरख्वास्तें काबिल समात नहीं बनती। इस मौके पर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने सवाल किया कि कैद तन्हाई है या नहीं है, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नो, कैद तन्हाई बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी कैद तन्हाई में नहीं है, बल्कि सज़ा याफ्ता कैदियों से मुतालिक मामलात जेल रूल्स के तहत निपटाए जाते हैं। ये कोई दरख्वास्त दिखा दें जहां इन्होंने जेल खानाजात या जेल सुप्रिटेंडेंट को कोई दरख्वास्त दी हो। इनके पास आर्टिकल 199 के तहत इस अदालत में आने से पहले मुतबादिल फोरम मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के बाद दरख्वास्त गुजारों के वकील सलमान सफदर ने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि मैंने अपने दलाइल में नैब से मुताल्लिक कोई बात ही नहीं की थी। नैब प्रोसिक्यूटर को आज अदालत में जेल सुप्रिटेंडेंट का दिफा नहीं करना चाहिए था। नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि जिन केसेस के हवाले दिए गए वो मुताल्लिका नहीं है। ये कहते हैं कि वो अगवा के मुकदमात हैं। आप इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में तलब करके पूछें कि क्या हालात हैं, वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही नहीं दिए जाते, हमारे हालात तो आज अगवा के मुकदमात से भी बदतर हैं। 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई है। समात के आखिर में जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल से छुट्टियां हैं, मैं अगले महीने दस्तयाब नहीं होऊंगा। अगर आप केस जल्दी रखवाना चाहते हैं तो मैं तारीख दे देता हूँ, कोई और बेंच सुन लेगा। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि आप रिपोर्ट तलब कर लें और जब दस्तयाब हों उसके पहले हफ्ते में समात रख लें। जिसे खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए कि पहले हम तय करेंगे कि ये केस काबिल समात है भी या नहीं है। अगर काबिल समात होने पर मुतमईन हुए तो फिर जेल अथॉरिटीज़ को जवाब तो देना होगा। नैब के मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती, फैसलों में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर सलमान सफदर ने कहा कि अदालत इस केस में अदालती मुआविन भी तैनात कर सकती है। इस दौरान वफाक, नैब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद करने की सदा कर दी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी सारी दरख्वास्त फर्जी बातों पर मबनी है। बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में दी गई अपनी रिपोर्ट में सलमान सफदर ने खुद जेल की मस्बत सूरत हाल लिखी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि उमूमी तौर पर जेल की सूरत हाल तसल्ली बख्श बताई गई है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि जब भी इमरान खान को मेडिकल इशू होता है तो उनको पिम्स अस्पताल लाया जाता है। फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई से मुतालिक दरख्वास्तें काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। इसके अलावा आज इमरान खान और बुशरा बीबी से उनके अहले खाना की मुलाकात का दिन था, लेकिन एक दफ़ा फिर इमरान खान से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार की जेल ज़राए से खबर के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की उनसे मुलाकात करवा दी गई। साथ ही खुद इमरान खान और बुशरा बीबी की भी आज जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई है, जो तकरीबन 30 से 35 मिनट तक जारी रही। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी में एक हैरानकुन और अनोखा वाक़या पेश आया है। कल कहूटा की अदालत से अडियाला जेल मुंतकली के दौरान 14 कैदी फरार हो गए। कैदियों को वैन में अदालत से जेल मुंतकिल किया जा रहा था, मगर रास्ते में इस्लामाबाद के इलाके सिहाला के करीब कैदियों ने वैन में झगड़ा करना शुरू कर दिया और फिर जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कैदी पुलिस एहलकारों की आंख में मिर्चें फेंक कर फरार हो गए। कैदियों को ले जाने वाली वैन में 36 मुल्जिमान सवार थे, जिनमें से 14 फरार हो गए। सीपीओ रावलपिंडी ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके बाद 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, मगर 10 कैदी ताहाल फरार हैं। इस वाक़े की एफआईआर इंचार्ज गार्ड की मुद्दत में दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के मुताबिक शाम 4:45 बजे के करीब जब प्रिजन वैन कहूटा कचहरी से अडियाला जेल जा रही थी, तब मुल्जिमान ने वैन के अंदर लड़ाई झगड़ा और चिल्लाना शुरू कर दिया। पुलिस ने ज़बानी तौर पर मना किया, मगर मुल्जिमान बाज नहीं आए, तो फिर पुलिस ने ताला खुलवाकर वैन के अंदर जाकर लड़ाई झगड़े से उन्हें मना किया। तो इसी दौरान मुल्जिमान ने पिसी हुई लाल मिर्चें पुलिस एहलकारों की आंखों में फेंक दी और वैन से फरार हो गए। एफआईआर के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से असलहा तान कर दोबारा प्रिजन वैन को ताला लगाया और फरार होने वाले मुल्जिमान के पीछे भागे और 14 मुल्जिमान में से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 10 मुल्जिमान की तलाश जारी है। एफआईआर के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार इम्तियाज़ अहमद, हेड कांस्टेबल ताहिर महमूद, ड्राइवर कांस्टेबल महरम शहजाद, कांस्टेबल शफकत अहमद और कांस्टेबल नज़ीर अहमद को फ़राइज़ में गफलत, लापरवाही और जानबूझकर ड्यूटी की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया है। इस वाक़े के बाद ड्यूटी पर मामूर अडियाला जेल गार्ड इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही एसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है और डीएसपी हेडक्वार्टर इम्तियाज़ अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़
अरफा फिरोज के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान और मुकदमे में नामजद 5 पुलिस एहलकारों को पेश किया गया। अदालत ने तमाम 9 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया और जुडिशल रिमांड के बाद मुल्जिमान के वकला की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिमान की जमानत 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। 4 मुल्जिमान दोबारा पकड़े गए मगर 10 अब भी फरार हैं। यह अनोखा वाक़या पेश आया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में करार दिया है कि शादी के वक्त दुल्हन को मिलने वाला जहेज और तमाम तहाइफ मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ खातून की मिल्कियत होते हैं और शौहर या उसके घर वालों का उन चीज़ों पर कोई हक नहीं होता। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने मातहत अदलिया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त गुजार शौहर की अपील मुस्तरद कर दी है और फैसला तहरीर करने शकील अहमद ने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार शौहर गुलाम हबीब ने 27 अक्टूबर 2025 के उस हुक्म के खिलाफ अपील की है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के अहकामात और फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की जानिब से दायर की गई आईनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इससे पहले गुलाम हबीब की बीवी शाजिया ने फैमिली अदालत में एक दावा दायर किया था जिसमें जहेज का सामान वापस दिलाने या उसके मुतबादिल के तौर पर उस सामान की मार्केट वैल्यू की अदायगी और नान नफ़क़े और दीगर ज़िम्नी रिलीफ का मुतालबा किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद 18 नवंबर 2024 के फैसले के जरिए यह करार दिया कि बीवी का दावा जुज़वी तौर पर चंद अशिया के अलावा बाकी तमाम अशिया की हद तक मंजूर किया जाता है। मुकदमा दायर होने की तारीख तक बीवी 20,000 रुपये माहाना नान नफ़क़ा वसूल करने की हकदार होगी, जबकि इसके बाद निकाह बरकरार रहने तक 40,000 रुपये माहाना नान नफ़क़े की हकदार होगी। इसके अलावा खातून अपने शौहर से सोने के जेवरात वसूल करने की भी हकदार होगी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले और डिग्री के खिलाफ शौहर ने अपीलेट कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसे 17 सितंबर 2025 के फैसले और डिग्री के जरिए जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया गया। अपीलेट कोर्ट ने सिर्फ इस हद तक तरमीम की कि सोने के जेवरात की वापसी से मुताल्लिक डिग्री को 87 तोले सोने से कम करके 44 तोले तक महदूद कर दिया गया। इसके बावजूद दरख्वास्त गुजार शौहर मुतमईन ना हुआ और उसने हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी, ताहम वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। मातहत अदालतों के तमाम फोरम से कामयाबी हासिल ना कर सकने के बाद दरख्वास्त गुजार शौहर ने अब इस अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हमारे सामने मौजूद तनाज़ा जहेज़ के सामान, दुल्हन को दिए जाने वाले तहाइफ, ख़वातीन के हक़ मिल्कियत और फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत फैमिली अदालतों को हासिल दायरा इख्तियार के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में है। मुकदमे में बीवी ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शादी के वक्त उसके वालिदैन ने उसके ज़ाती इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए उसे 87 तोले सोने के जेवरात बतौर तोहफ़ा दिए थे। अदालत ने फैसले में लिखा है कि हमारे मुआशरे की समाजी हकीकतों के तनाजुर में दुल्हन को दिए जाने वाले जेवरात सिर्फ रस्मी या आराइश की अशिया नहीं होते, बल्कि अक्सर ये उस औरत के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी खुद मुख्तारी का एक ज़रिया भी होते हैं जो शादी के बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रही होती है। ऐसी जायदाद या माल, चाहे उसे जहेज़ कहा जाए, डाउरी कहा जाए, दुल्हन के तहाइफ कहा जाए या ज़ाती सामान कहा जाए, वो हर सूरत में दुल्हन की खुसूसी मिल्कियत होता है जिस पर ना उसके शौहर और ना ही ससुराल वालों का कोई हक़ या अख्तियार होता है। ये एक तयशुदा कानूनी उसूल है कि शादी के मौके पर औरत को उसके वालिदैन, रिश्तेदारों, शौहर या ससुराल वालों की जानिब से उसके ज़ाती इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए जो भी जायदाद या सामान दिया जाए वो मुकम्मल तौर पर उसी की मिल्कियत बन जाता है। मिल्कियत का तयन इस बात से नहीं होता कि इस जायदाद को किस नाम से पुकारा गया है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इस बात से होता है कि उसे देने का मकसद क्या था और आया वो जायदाद या सामान सिर्फ दुल्हन ही के लिए मखसूस थे या नहीं। लिहाजा अगर शौहर या उसके ख़ानदान के अफराद इस जायदाद को बिला इजाज़त अपने पास रखें, बीवी को उससे महरूम करें या उसमें खुर्द-बुर्द करें, तो ये बीवी के हक़ मिल्कियत को गैर कानूनी तौर पर रोकने और सल्ब करने के मुतरादिफ है और ऐसी सूरत में बीवी फैमिली अदालत के सामने कानूनी कार्रवाई के ज़रिए अपनी जायदाद की वापसी का मुतालबा करने की हकदार हो जाती है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट का कानूनी ढांचा इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि कानून ने घरेलू ज़िंदगी के दायरे में ख़वातीन के मुआशी और मिल्कियती हुकूक़ को शऊरी तौर पर तस्लीम किया है। यह कानून फैमिली अदालतों को निकाह के खात्मे, खुला, महर, नान नफ़क़े, बच्चों की तहवील और सरपरस्ती, जहेज़ और ख़ास तौर पर बीवी की ज़ाती जायदाद और सामान से मुताल्लिक़ मामलात में खुसूसी दायरा इख्तियार देता है। कानून में जहेज़ और बीवी की ज़ाती जायदाद और सामान को अलग अलग उन्वानात के तौर पर शामिल करना इस बात का वाज़ेह इजहार है
कि कानून बनाने वालों का मकसद उन ख़वातीन को मौसर और फौरी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है जिन्हें शादी के वक्त अपने साथ लाई गई या शादी के दौरान तोहफे में मिलने वाली जायदाद से महरूम कर दिया जाए। बीवी की ज़ाती जायदाद और सामान की इस्तिलाह इतनी वसी है कि इसमें सोने के जेवरात, दीगर जेवरात, दुल्हन को दिए गए तहाइफ और वो तमाम अशिया शामिल हैं जो सिर्फ बीवी की मिल्कियत हों। अगर इसके बरक्स तशरीह की जाए तो इसका नतीजा ये होगा कि ख़वातीन के मिल्कियती हुकूक महज ऐसे रिवायती दावों तक महदूद हो जाएंगे जो शौहर या उसके ख़ानदान की मर्ज़ी पर मुनहसिर होंगे, जबकि ये ना सिर्फ कानूनी ढांचे के ख़िलाफ़ होगा बल्कि आइन में तस्लीम शुदा इज़्ज़त नफ्स, मसावात और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी उसूलों के भी मुनाफी होगा। लिहाजा फैमिली अदालतें जब कानून के तहत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल करती हैं तो वो सिर्फ निजी ख़ानदानी तनाज़ात का फ़ैसला नहीं करती हैं बल्कि शादी के बाद ख़वातीन के कानूनी तौर पर महफूज मुआशी हकूक़ और उनके माली तहफ़्फ़ुज़ की भी हिफाजत करती हैं। अगर ज़ेर बहस सोने के जेवरात को दुल्हन के तहाइफ भी करार दे दिया जाए तब भी फैसला कुन बात यह होगी कि आया वो सिर्फ और सिर्फ दुल्हन के ज़ाती इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए दिए गए थे या नहीं। जब ये नियत साबित हो जाए कि जेवरात सिर्फ दुल्हन के इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए दिए गए थे तो वो बिलाशुबा बीवी की ज़ाती जायदाद और सामान के ज़ुमरे में आएंगे और इस तरह कानून के तहत उन पर फैसला करने का खुसूसी इख्तियार फैमिली कोर्ट को हासिल होगा। लिहाजा अगर ये इल्ज़ाम हो कि शौहर और सास ने मिलकर उन जेवरात को अपने पास रख लिया, उन्हें वापस नहीं किया या बीवी को उनसे महरूम रखा, तो उन दोनों के खिलाफ इन जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट में दावा मुकम्मल तौर पर काबिल समाअत होगा। चुनाचे गौर व फिक्र के बाद हमारी ये वाज़ेह राय है कि शादी के वक्त दुल्हन के वालिदैन या रिश्तेदारों की तरफ से उसके खुसूसी इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए दिए गए सोने के जेवरात उस खातून की मुकम्मल मिल्कियत होते हैं। अगर शौहर या उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द इन जेवरात को बिला इजाज़त अपने कब्ज़े में ले या अपने पास रखे तो ये बीवी को उसके हक़ मिल्कियत से गैर कानूनी तौर पर महरूम करने के मुतरादिफ होगा, जिसका कानूनी मदावा फैमिली कोर्ट में कार्रवाई के ज़रिए किया जा सकता है। यहाँ बीवी ने जिन सोने के जेवरात का दावा किया है वो उसके वालिदैन ने उसे ज़ाती तौर पर उसके खुसूसी इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए दिए थे। लिहाजा ये जेवरात वाज़े तौर पर बीवी की ज़ाती जायदाद और सामान के दायरे में आते हैं जिस पर फैसला करने का खुसूसी इख्तियार फैमिली कोर्ट को हासिल है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हम इस दरख्वास्त में कोई वज़न या कानूनी जवाज़ नहीं पाते, लिहाजा ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।